नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम ब्रेकिंग न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी अरशद यासिर। बहरहाल आपको बता दूं कि जहां तक आज की खबरों का सवाल है तो खबरें आपके सामने पेश करते हैं। सबसे बड़ी खबर यह है कि आंध्र प्रदेश के करनूल में एक बस को आग लगने के नतीजे में कम से कम 20 मुसाफिर अपनी ज़िंदगियों से महरूम हो गए हैं, जबकि उस बस में 40 मुसाफिर सवार थे। बताया जाता है कि एक बाइक से टकराने के नतीजे में यह वाक़या पेश आया और आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि एक बाइक से अगर बस टकराती है तो बस में आग लग जाती है, और वो भी जो आग शुरू होती है सामने के हिस्से से शुरू होती है। और आपको ये बता दूँ कि जो बस खाकस्तर हुई है उसमें अब तक ये कहा जाता है कि 19 यानी बॉडीज़ जो हैं, डेड बॉडीज़, उन्हें बरामद कर लिया गया है और कई लोग ज़ख्मी हैं। और चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश चंद्रबाबू नायडू जो दुबई के दौरे पर हैं, उन्होंने इज़हार अफसोस किया है और वहाँ से उन्होंने एक पैगाम रवाना करते हुए कहा कि जो ज़ख्मी हैं या झुलस गए हैं उनके इलाज में कोई कसर बाकी नहीं रखी जाएगी। तो बहरहाल ये पहली खबर है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर अगर आप देखेंगे तो इसराइल की दरिंदगी का सिलसिला जारी है और इसराइल ने अर्ज़ मुक़द्दस पर जिस तरह तबाही व बर्बादी मचाई, उसी तरह अब बैतुल मक़दस यानी हमारे क़िबले अव्वल के अतराफ खुदाई करने में मसरूफ़ हो गया है और कम अज़ कम 15 या 20 इस्लामी ममालिक ने उस पर शदीद तनक़ीद की है। और एक खबर आ रही है अमेरिका और रूस के ताल्लुकात के बारे में। आपको बता दें कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रूस की 2 तेल कंपनियों पर पाबंदी आयद कर दी है और इस सिलसिले में पुतिन का एक बयान आया है, यानी व्लादिमीर पुतिन का बयान आया है, जिसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा है कि अमेरिका ने जो काम किया है वो दोस्ताना नहीं है और हम किसी के सामने झुकने वाले नहीं हैं, हम अमेरिका के सामने नहीं झुकेंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि खुददार मुल्क जो होता है या खुद मुख्तार मुल्क जो होता है वो किसी के सामने झुकता नहीं, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता और हम भी अमेरिका के सामने नहीं झुकने वाले हैं। उन्होंने ये बात कही है। तो बहरहाल ये खबरें हमारे आ रही हैं, इस तरह की खबरें। और आपको ये बता दें बिहार में भी ज़बरदस्त सियासी हलचल पाई जाती है जब से आपने देखा कि किस तरह तेजस्वी यादव को ओहदे चीफ मिनिस्टर का उम्मीदवार बनाकर पेश कर दिया गया है और बवांग दहल किया गया है, जबकि अवाम के बारे में कहा जा रहा है कि अवाम अब नीतीश कुमार को बार बार चीफ मिनिस्टर देखते हुए, तकरीबन 20 वर्षों से वो चीफ मिनिस्टर हैं और उनकी अब उम्र भी बढ़ती जा रही है और हालत भी अजीब व गरीब लग रही है। तो ऐसे में अवाम अब किसी नौजवान को चीफ मिनिस्टर बनाए जाने के मुंतज़िर है। ऐसे में आप देखेंगे इंडिया की जो नज़र पड़ी है वो इंडिया की नज़र पड़ी है तेजस्वी यादव पर और तेजस्वी यादव को चीफ मिनिस्टर के उम्मीदवार के तौर पर पेश कर दिया गया है। और कल ही इंडिया जो गठबंधन है, इंडिया इत्तेहाद ऐलान से उसके लीडरों की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हुई जिसमें ये ऐलान किया गया है। तो बहरहाल हम चलते हैं अशर यासिर की तरफ और पूछते हैं कि आंध्र प्रदेश के करनूल में जो वाक़या पेश आया है, इंतहाई बदबख्ताना अफसोसनाक वाक़या है, जिसमें मैंने आपको बताया कि 19 लाशें बरामद कर ली गई हैं। उसकी दीगर तफसीलात क्या हैं अशर यासिर? बिल्कुल सर, जिस तरह से आपने बात की कि अभी 19 लाशें बरामद कर ली गई हैं और जो लोग घायल हैं उनको अभी उसके लिए भेज दिया गया है इलाज के लिए। दूसरी चीज़ ये है कि हमारे जो चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी हैं उन्होंने उस पर दुख व्यक्त किया और जितने भी मुतासरीन हैं उससे उन सब के लिए बोला है कि जितनी भी हो सके हम उनकी मदद करेंगे। और यहाँ से कुछ लोगों को वहाँ भेज दिया गया है, चूँकि वो जो जगह है वो आंध्र प्रदेश के हदूद में आती है। तो आंध्र प्रदेश के जितने भी क्या बोलते हैं ऑफिसर्स हैं उन सबको भी उन सब से भी बात की गई और कहा गया है कि जिस तरह हो सके जल्दी से जल्दी लोगों का इलाज किया जाए। और जो डेड बॉडीज़ जल गई हैं, अब वो कितनी जली अभी तक ये सामने नहीं आया है, क्योंकि हमने अभी इससे पहले देखा था राजस्थान में इस तरह की घटना सामने आई थी। तो राजस्थान में जब घटना सामने आई थी तो वहाँ पे डीएनए रिपोर्ट से पता चला था कि कौन सी बॉडी किसकी है। तो अभी तक यहाँ पे ये सामने नहीं आया कि किस बॉडीज़ कितनी जली हैं। अभी तक जो खबर आई थी वो 19 या 20 लोगों की आई थी, लेकिन उम्मीद यही की जा रही कि इससे ज़्यादा ना हो, क्योंकि काफ़ी दर्दनाक हादसा था। इसको लेकर के हमने अभी भी बात की इससे पहले प्रोग्राम में कि देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी इस पर दुख व्यक्त किया है, देश के उपराष्ट्रपति ने भी इस पर दुख व्यक्त किया और देश के प्रधानमंत्री ने भी इसको जो है काफ़ी दुख के साथ पेश किया है। और कांग्रेस के जो क्या बोलते हैं लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, उन्होंने भी दुख व्यक्त किया और साथ ही उन्होंने एक मैसेज भी दिया है कि ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं, क्योंकि अभी हमने देखा हाल ही में ऐसी घटनाएं ज़्यादा बढ़ी हैं। राजस्थान में हुआ है ये और इसके बाद भी कई जगहों पे हुआ है। तो जो सफ़र होता है वो सफ़र इंसान जो है बहुत ही उससे कर रहा होता है कि हमें घर जाना है या कहीं भी जाना है। अब अगर वहाँ पे ऐसी चीज़ें सामने आती तो नो डाउट हर इंसान सफ़र करने से डरेगा और ये सफ़र एक डरावना सफ़र में तब्दील हो जाता है अगर ऐसी घटना सामने आती। तो इन सब चीज़ों पे भी उन्होंने कहा है कि लोगों को नज़र रखनी चाहिए, चाहे वो जिसकी भी सरकार हो उसको नज़र रखनी चाहिए। ये ज़्यादातर चीज़ें जो पेश आती हैं
ये ज़्यादातर प्राइवेट बसेस में ही आ रही हैं। राजस्थान में भी यही हुआ था, प्राइवेट बस में हुआ था। उसके बाद एक जगह और हुआ था कि ऊपर जो लगेज रखे हुए थे उसमें आग लग गई थी, वो भी राजस्थान या हरियाणा के पास ही कहीं हुआ था। और अभी जो ये घटना सामने आई है यहाँ पे भी प्राइवेट बस में ही ये चीज़ें हुई हैं। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? दूसरी चीज़ खबर और सामने आई है कि जो ड्राइवर था वो मौके से फरार हो गया, ऐसा बताया जा रहा है। तो आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी, ऐसी क्या चीज़ थी कि ड्राइवर मौके से फरार हो गया, या वो कहीं छुप गया, या वो अपने बचाने के लिए गायब हो गया है? तो जब ऐसी चीज़ें सामने आती हैं तो उस कंपनी का भी कहीं ना कहीं डाउनफॉल शुरू होता है, क्योंकि आपकी जो कंपनी है जिसकी बस से लोग सफ़र कर रहे हैं उसमें अगर ऐसा होता तो अगली बार उस कंपनी के बस में सफ़र करने से इंसान डरेगा। दूसरी चीज़ ये है कि एक बाइक सवार के बारे में कहा जा रहा है कि बाइक सवार से बाइक टकरा गई थी, उस बाइक सवार की बताते हैं कि मौत हो गई है। अब वो किस तरह ऐसी जो है टकराई कि उसमें आग लग गई, काफ़ी सारी चीज़ें सोचने वाली हैं। अब इस पे आगे जब जांच होगी तो पता चलेगा। लेकिन हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री ने जो है ऐलान किया है कि जितने भी मुतासरीन हैं उन सबको अच्छा इलाज किया जाएगा, जो लोग इस वक्त इंजर्ड हुए हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि जिन लोगों की मौत हुई है उनके बारे में अभी ये खबर आ रही है कि उनकी बॉडीज़ को निकाल लिया गया, और बस की अगर आप तस्वीर देखेंगे तो बिल्कुल जल चुके, यहाँ तक कि टायर वगैरह सब कुछ जल चुके। बहरहाल नाज़रीन, आपको बताऊँ कि जहाँ तक इस हादसे का सवाल है तो ये सबसे अहम बात ये है कि हैदराबाद से बेंगलुरु ये वो बस जा रही थी और कावेरी ट्रैवल्स की वो बस थी और प्राइवेट बस थी। और आप अंदाज़ा कीजिए कि ये आंध्र प्रदेश रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन या फिर तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की कोई बस नहीं थी, बल्कि कावेरी ट्रैवल्स की बस थी। प्राइवेट बस, जी हाँ, आपने जो बताया है तो कावेरी ट्रैवल्स की वो बस थी और हैदराबाद से बेंगलुरु वो जा रही थी। और ये भी कहा जा रहा है कि जो मुसाफिरीन थे उनमें अक्सरियत हैदराबादी लोगों की थी। तो अब लाजिम है कि जी रेवंत रेड्डी भी बहुत परेशान हो गए होंगे। खुद हैदराबाद में भी इस ताल्लुक से बहुत ज़्यादा परेशानी का इजहार किया जा रहा है, मायूसी का इजहार किया जा रहा है, क्योंकि अब तक 19 लाशें बरामद कर ली गई हैं। 41 लोग उसमें सवार थे बशमुल ड्राइवर के। और आपको बता दूं कि जैसा कि अशर यासिर ने कहा कि ड्राइवर फरार हो चुका है, तो हो सकता है कि ड्राइवर ये सोचकर फरार हुआ कि जब उसने बाइक को टक्कर दी और बाइक वाला हो सकता है उसने समझ लिया होगा कि बाइक वाला भी मर गया होगा या हलाक हो गया होगा, तो उसके बाद वो वहाँ से उसने राफरार इख्तियार की। लेकिन आप देखेंगे कि बसेस में अक्सर इमरजेंसी दरवाजे भी होते हैं, उसके ज़रिए भी बाहर निकला जा सकता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज कल ये देखा जा रहा है कि बसेस में भी उसी तरह के सेफ्टी इक़दाम किए जाने चाहिए। टाइट योर बेल्ट बोलकर अगर आप प्लेन में सफ़र करते हैं तो आपसे कहा जाता है कि अपने बेल्ट बांध लें, तो उसी तरह यहाँ पर भी देखना चाहिए कि मुसाफिरीन के जो सेफ्टी इक़दाम होते हैं वो क्या होते हैं। तो बहरहाल हम इन ख़ानदानों से इज़हार ताज़ियत करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही नाजुक घड़ी होती है, गम की घड़ी होती है और उन लोगों के जज्बात व एहसासात की हम अक्कासी नहीं कर सकते और अंदाज़ा नहीं लगा सकते जिनके अजीज़ व अकारीब इस बस हादसे में अपनी ज़िंदगियों से महरूम हो गए हैं। और आपको फिर एक बार बता दूं कि हैदराबाद से बेंगलुरु वो बस जा रही थी और इसमें ज़्यादातर हैदराबाद के लोग सवार थे। तो अशर, आप ये बताइए कि बिहार में क्या हो रहा है? बिहार में सर कल जिस तरह से हमने देखा कि अनाउंसमेंट किया गया है मुख्यमंत्री को लेकर के कि महागठबंधन के मुख्यमंत्री जो हैं वो तेजस्वी यादव होंगे और डिप्टी सीएम जो हैं वो सहानी होंगे। तो सबसे अहम चीज़ ये कि अभी इससे पहले प्रोग्राम में बात कर रहा था कि जिनकी आबादी 14% है उनको मुख्यमंत्री बनाया गया है, जिनकी आबादी 1% है उसको डिप्टी सीएम बनाया गया है, लेकिन जिनकी आबादी 18 से 20% के दरमियान बताई जाती है उनको कुछ नहीं दिया गया, यानी मुसलमानों को कुछ नहीं दिया गया है। तो हम देख रहे हैं कि आजकल हिंदुस्तान की जो पॉलिटिक्स है या हिंदुस्तान की जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनमें एक सबसे अहम चीज़ ये आ गई कि मुसलमानों को साइड कर दिया जाता है। तो मुझे लगता है कि इसका खामियाजा जो सेकुलर पार्टीज़ अपने आप को सेकुलर बोलती हैं उनको भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि अभी हम जिस तरह बात कर रहे हैं कि बिहार में कोई भी सीट या कुछ किसी चीज़ पे मुसलमानों का अनाउंसमेंट नहीं किया गया है, चूँकि वहाँ पे 20% आबादी बताई जाती है मुसलमानों की, फिर भी आपने 1% वाले को डिप्टी सीएम डिक्लेयर कर दिया है, चूँकि वो अपनी पार्टी लेकर के आपके गठबंधन में शामिल हुआ है। दूसरी चीज़ ये कि 14% आबादी वहाँ पे यादवों की है, तो तेजस्वी यादव को, और तेजस्वी यादव की सर एक चीज़ बहुत वो आती है कि जब कल अशोक गहलोत ने अनाउंसमेंट किया कि मैं चाहता हूँ कि तेजस्वी यादव प्रदेश के मुख्यमंत्री बने क्योंकि वो यंग हैं। अब आप यंग से ये मुराद लीजिए कि जब राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी उस वक्त जब पायलट जो है वो मुख्यमंत्री बनने की बात कर रहे थे तो वहाँ पे तो आप बिखर गए थे कि नहीं हम ही रहेंगे मुख्यमंत्री। तो कांग्रेस में जो ऐसे बड़े लीडर्स हैं वो बात अलग है कि अशोक गहलोत ने जा करके बिहार में जो कि गठबंधन बिखर रहा था उसको दोबारा जोड़ने की कोशिश की है। और उसके बाद आनन फानन में रात भर मीटिंग हुई है, बताया जा रहा है
कि रात में काफ़ी देर तक मीटिंग हुई है। अलवरू जो हैं उनको हटा दिया गया है क्योंकि उनके ऊपर काफ़ी सारे इल्ज़ामात लगाए गए थे, इस वजह से उनको उस चीज़ से बाहर कर दिया गया है। और अशोक गहलोत ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस साझा करवाई जिसमें उन्होंने चीफ मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर का ऐलान किया, वो एक अलग बात हो गई। लेकिन दूसरी चीज़ ये है कि इस देश में जो सेकुलर पार्टीज़ हैं वो मुसलमानों को किस तरह से यूज़ कर रही हैं सिर्फ वोट के लिए। अभी आप आंध्र प्रदेश में देखिए, आंध्र प्रदेश में कोई भी आपका यहाँ पे तेलंगाना में कोई भी आपका मिनिस्टर माइनॉरिटी से नहीं आता है। हालांकि इससे पहले जो यहाँ पे सरकार थी उसमें डिप्टी सीएम थे, होम मिनिस्टर थे, लेकिन अभी जो सरकार रेवंत रेड्डी की बनी उसमें कोई नहीं आ रहा। और फिर ये भी कहा जाता है मुसलमानों की तरफ से कि अच्छे खासे वोट मुसलमानों ने कांग्रेस पार्टी को दिए थे। लेकिन ऐसी क्या मजबूरी आ गई है कि अब जो सेकुलर पार्टी, मैं उन पार्टियों की बात नहीं, मैं सेकुलर पार्टीज की बात कर रहा हूँ कि वो सेकुलर पार्टियां मुसलमानों से अपने हाथ पीछे खींचने की कोशिश करती हैं। ऐसा क्या रीज़न है? देखिए, अब जहाँ तक आपने सवाल भी किया है, वैसे भी नाज़रीन आपको बता दूं कि जहाँ तक तेलंगाना का सवाल है, चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी पर अब तनकीदें की जा रही है। ख़ासतौर पर जुबली हिल्स के जो ज़मीनी इंतखाबात हैं उसको लेकर बहुत ज़्यादा चीफ मिनिस्टर भी फिक्रमंद दिखाई देते हैं। अब तो KCR भी मैदान में उतर गए हैं। एरावली रेसिडेंस जो KCR का है वहाँ पर उन्होंने कैडेट से खिताब किया। एक तैयारी सेशन वहाँ पर हुआ था, उसमें उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी हुकूमत ने, कांग्रेस की हुकूमत ने आवाम को धोखा दिया है, आवाम से जो वादे किए गए उसे पूरे नहीं किए गए। और उनका ये भी कहना था कि जुबली हिल्स में जो कांग्रेस मुहिम चला रही है, राउडी शीटर्स के जरिए मुहिम चला रही है, इस तरह की बात KCR ने कही है। अब देखिए KCR का ये कहना कि वहाँ पर बीजेपी तो गैर मुतालिक है, उसका कोई मुकाबला, यानी बीजेपी मुकाबले में है ही नहीं। तो KCR ये भी कहते हैं मुकाबला तो कांग्रेस और BRS के दरमियान है। और उन्होंने इस उम्मीद का इजहार किया कि जुबली हिल्स में BRS के उम्मीदवार जो है मांगंटी सुनीता वो तारीखी कामयाबी हासिल करेंगी। तो बहरहाल जुबली हिल्स का जहाँ तक सवाल है, आपको बता दूँ कि 4 लाख वहाँ पर राय दहिंदों की तादाद है और जिसमें से 90 लाख से ज़ायद जो हैं 90,000 से ज़ायद जो हैं वो मुस्लिम वोटर्स हैं। और मुस्लिम वोटर्स जो काम करेंगे वो ये है कि किंग मेकर का काम करेंगे और जिस के हक़ में मुस्लिम वोटर जाएंगे वही कामयाब हो सकता है। तो बहरहाल कांग्रेस भी मुसलमानों को रिझाने की कोशिश कर रही है और BRS भी मुसलमानों को रिझाने की कोशिश कर रही है। अब कांग्रेस से ये सवाल किया जा रहा है कि आप किस बुनियाद पर वोट मांगने हो, क्या आपके पास कोई एक मुस्लिम वजीर है, ये सवाल किया जा रहा है, क्या मुस्लिम MLC आपने बनाया है, ये सवाल किया जा रहा है। और कई ऐसे सवाल किए जा रहे हैं जिससे कांग्रेसी कायदीन को शर्मिंदगी और परेशानी का सभी सामना करना पड़ रहा है। दूसरी तरफ आप देखेंगे HYC के सलमान ने भी BRS में कल ही शमूलियत इख्तियार की थी और उन्होंने जिस तरह के इल्ज़ामात KCR और KTR पर लगाए थे उस पर शर्मिंदगी का इजहार किया, इजहार अफसोस किया, माज़रत खाही भी कर ली और कहा कि वो BRS उम्मीदवार की कामयाबी के लिए काम करेंगे। और तीसरी अहम बात यह है कि वहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी अगरचे मुकाबला नहीं कर रही है लेकिन उनकी भी इज्जत वहाँ पर दाव पर लगी भी है क्योंकि उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार की तायद की है और BRS के इख्तिदार में BRS के साथ रहने के बावजूद और उसकी तारीफ़ें करते थकते नहीं थे और अब उसी के बावजूद वो कांग्रेस की तायद कर रहे हैं कि कांग्रेस इख्तिदार में है। तो बहरहाल अब देखना यह है कि जुबली हिल्स में क्या होता है। वैसे भी आपने देखा कि 283 उम्मीदवारों ने अपने पर्चे नामजदगी दाखिल किए थे जिसमें से अक्सर उम्मीदवारों के पर्चे नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए जिसमें HYC के सलमान खान भी शामिल है। तो बहरहाल अब ये जो जुबली हिल्स का ज़िमनी इंतखाब है वो सब के लिए वक़ार का मसला बन गया है और हो सकता है कि रियासत की सियासत में ये एक टर्निंग पॉइंट साबित होगा। जी, लेकिन जिस तरह सर आपने अभी बात की कि असदुद्दीन ओवैसी MIM के जो चीफ हैं उन्होंने कांग्रेस को सपोर्ट किया है, कांग्रेस से जो वहाँ पे उम्मीदवार हैं, कैंडिडेट हैं, उनका सपोर्ट किया है। लेकिन यही असदुद्दीन ओवैसी देश में ये बात करते हैं कि मुसलमानों की क़यादत होनी चाहिए, मुसलमानों को अपना लीडर बनाना चाहिए, मुसलमानों को ये करना चाहिए, पार्टियां जो है मुसलमानों को टिकट कम देती हैं। लेकिन आखिर ऐसा क्या रीज़न है कि वो कांग्रेस के साथ शामिल हुए हैं और कांग्रेस ने माइनॉरिटी से किसी को भी मिनिस्टर नहीं बनाया? ऐसी क्या मजबूरियां रहीं उनके साथ कि वो यहाँ पे कांग्रेस पार्टी की वो कर रहे हैं, तारीफ़ करते नहीं थक रहे हैं कि रेवंत रेड्डी ने बहुत काम किया है, BRS ने पिछले 10 साल में कोई भी काम नहीं किया? ये भी उन्होंने एक बात अपने मंच से कही थी। उसके साथ ही उन्होंने सलमान खान पे भी आरोप लगाया था, जो HYC के सलमान हैं उन पे भी आरोप लगाया था कि मतलब कहीं ना कहीं वो MIM के बारे में ये कहा जाता था कि MIM के ही कैंडिडेट हैं, लेकिन फिर उन्होंने आकर के क्लियर किया। तो मेरा सर आपसे ये सवाल है कि आखिर ऐसा क्या रीज़न है कि असदुद्दीन ओवैसी यहाँ पे या जुबली हिल्स का जो चुनाव है उसमें कांग्रेस पार्टी का सपोर्ट कर रहे हैं, वहाँ से कोई भी मुस्लिम कैंडिडेट नहीं है? पहली बात तो कांग्रेस ने नहीं खड़ा किया। दूसरी चीज़ ये कि कांग्रेस पार्टी का यहाँ पे कोई भी माइनॉरिटी का मिनिस्टर नहीं है, फिर भी असदुद्दीन ओवैसी यहाँ पे उनके साथ हैं। आखिर ऐसा क्या रीज़न है
क्योंकि यही बाहर निकल के फिर कहते कि मुसलमानों को कोई टिकट नहीं देता, मुसलमानों को मिनिस्टर नहीं बनाया जाता। तो यहाँ पे भी ऐसी ही चीज़ें हुई। देखिए, अब असदुद्दीन ओवैसी ने यह भी कहा था जब उनसे सवाल किया गया कि अब रेवंत रेड्डी हुकूमत में कोई या कैबिनेट में कोई मुस्लिम उम्मीदवार या मुस्लिम वजीर नहीं है, तो उन्होंने कहा कि हम है ना। तो अब आप अंदाज़ा कीजिए कि उनकी क़ुर्बत का चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से किस कदर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, उनकी दोस्ती का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चीफ मिनिस्टर के अच्छे दोस्त खुद को करार देते हैं। तो बहरहाल हम हैं नहीं का मतलब क्या है, आप कभी काबीना में शामिल नहीं हुए और फिर ये कहते हैं कि अगर कांग्रेस के या फिर दूसरे जो मुस्लिम कैंडिडेट थे उनको अगर रेवंत रेड्डी मंजरेआम पर लाते हैं तो आपको परेशानी होती है, आप किसी को बढ़ने नहीं देते और आप होते हैं। अब अंदाज़ा कीजिए कि अजहरुद्दीन को वहाँ से टिकट दिया जाने वाला था, लेकिन ये कहा जा रहा था कि असदुद्दीन ओवैसी ने उसकी मुखालिफत की और उसके बाद आपने हालिया अरसे के दौरान कुछ तस्वीर देखे होंगे कि दोनों किस तरह बगलगीर हो रहे थे। ऐसे बगलगीर हो रहे थे जैसे हमारे वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ट्रंप से बगलगीर हो जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इस तरह के जो सियासी मौका परस्ती होती है वो बहुत ही ख़तरनाक होती है और इनको मौका परस्त कहा जाता है। अगर आप डुबलीस में आपने देखा कि 10 साल तक आप तकरीबन 10 साल तक आप केसीआर के साथ रहे, केसीआर की तारीफ़ करते रहे, उनके गीत गुनगुनाते रहे, उनकी शान में ज़मीन और आसमान के खिलाफ मिलाते रहे, उनका जो कैंप ऑफिस होता तो आप वहाँ पर जाते रहे, मशवरे देते रहे। इवन आप देखेंगे कि केसीआर को इंटरनेशनल लेवल पर लाने की बातें भी करते रहे और कहा कि केसीआर वज़ीर आज़म बनने के काबिल है, मुल्क की क़यादत करने के काबिल है, किसानों की क़यादत करने के काबिल है। ये कोई और नहीं बल्कि असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था। और आज आपका असदुद्दीन ओवैसी वही है जो कह रहे हैं कि जुबली हिल्स में 10 वर्षों के दौरान बीआरएस ने कोई काम नहीं किया, कोई तरक्की याती काम नहीं किए और जो उसका उम्मीदवार था वो बीमार था और केसीआर अच्छी तरह जानते थे, उसके बावजूद भी उसे टिकट दिया गया और वो फिर जो उम्मीदवार है अपनी ज़िंदगी से महरूम हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि असदुद्दीन ओवैसी वही देखते हैं जिसमें उनका फ़ायदा होता है। तो बरदान नाज़रीन, जहाँ तक फ़ायदे की बात है तो आपको बता दूँगा इंटरनेशनल लेवल पर भी फ़ायदा देखा जाता है, जो चाहे वो ट्रंप हो, चाहे वो पुतिन हो या मोदी हो या फिर कोई और हुक्मरान हो। तो बहरहाल जिस तरह के अंदाज में अब ट्रंप सारी दुनिया पर हुक्मरानी का ख्वाब देख रहे हैं, हुकूमतों के बगैर ही वो हुक्म चला रहे हैं, डरा रहे हैं, धमका रहे हैं और इसकी सबसे बदतरीन मिसाल हमारे वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी है। आपने देखा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के सामने उन्होंने हिंदुस्तान की तौहीन की, हिंदुस्तान के बारे में बुरा भला कहा, लेकिन हमारे वज़ीर-ए-आज़म शायद कम्युनिकेशन गैप की वजह से, चूँकि अंग्रेज़ी उनको नहीं आती, उस वजह से उन्होंने उसका कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन यही बात जब वो यूक्रेन के सदर से करते हैं तो आपने ज़ेलेंस्की के साथ करते हैं तो ज़ेलेंस्की किस तरह उठ पड़ते हैं जैसे कि कोई शेर उठ खड़ा हो और गिदड़ के पीछे भाग रहा हो। यानी जेडी वेंस जो नायब अमेरिकी सदर है, उन अमेरिकी के नायब सदर है, उनके खिलाफ और फिर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, फिर और एक वहाँ पर भी एक ट्रंप यानी का गोदी मीडिया मौजूद है, तो वहाँ पर का एक सहाफ़ी भी उनके लिबास पर तनकीद करता है तो वो जिस तरह जवाब देते हैं वो गैर मामूली होता है। लेकिन हमारे वज़ीर-ए-आज़म भी उनके पास बैठे होते हैं, सिर्फ 1-2.5 फीट का फ़र्क होता है, लेकिन उसके बावजूद भी वज़ीर-ए-आज़म कुछ नहीं समझ पाते और ना ही वज़ीर-ए-आज़म जवाब देते हैं। तो इसका मतलब यह है कि राहुल गांधी ने ये कहा, कांग्रेसी कायदीन ने ये कहा कि नरेंद्र मोदी ने है, ये नरेंद्र मोदी सरेंडर मोदी है ये, तो इस तरह की बात उन्होंने कही थी। तो बहरहाल नाज़रीन, अब अमेरिका ने रूस को निशाना बनाया है और कहा है कि यूक्रेन जंग तभी रुकेगी जब रूस पर कुछ ना कुछ पाबंदी आयद की जाएगी। और आप देखेंगे कि हिंदुस्तान को भी अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात पर मजबूर कर दिया है कि वो रूस से तेल ना खरीदें। लेकिन हमारी हुकूमत ने एक तरफ तो हाँ कहा, लेकिन दूसरी तरफ वजारत खारजा का एक वजाहत आई जिसमें कहा गया है कि हमने ट्रंप को कोई ऐसा तयखुन नहीं दिया है। अब तक आपको बता दूं कि तकरीबन $50 बिलियन से ज़ायद का तेल हिंदुस्तान ने रूस से ख़रीदा है और सस्ता तेल ख़रीदा है। ट्रंप को शिकायत है कि हिंदुस्तान रूस से सस्ता तेल खरीद रहा है और यूरोप को महंगे दामों में फ़रोख्त कर रहा है। अब ट्रंप डिक्टेट करवाएंगे हमारे वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को क्या करना है, क्यों करना है, कैसे करना है, क्योंकि हमारे वज़ीर-ए-आज़म ने जिस तरह का नारा लगाया था आपकी बार ट्रंप सरकार, तो उसका नतीजा है कि वो अच्छी तरह जान चुके हैं कि हमारे वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की पहुँच कहाँ तक है और डराए तो डर जाते हैं, हंसाए तो हंस लेते हैं, रुलाए तो रो लेते हैं। इस तरह का ट्रंप ने सोच लिया है। तो बहरहाल अब पुतिन ने जो ज़ोरदार जवाब दिया है, ईंट का जवाब पत्थर से दिया है और कहा कि हम अमेरिका के सामने झुकने वाले नहीं। अमेरिका होता कौन है जो हमें झुकाए, हम पर मुख्तलिफ किस्म की पाबंदियाँ आयद किए, आप लाख पाबंदियाँ आयद करें, हम आपके सामने झुकने वाले नहीं। हम वही करेंगे जो हमारा दिल चाहेगा। हम आज़ाद हैं, हम खुद मुख्तार हैं, किसी के ग़ुलाम नहीं, किसी के बाप के यानी जागीर नहीं है दुनिया के, वो दुनिया पर राज करे। तो बहरहाल अब पुतिन ने वाज़ेह तौर पर यह भी कह दिया है कि हम यूक्रेन में जो कुछ करना चाहें करके रहेंगे और आप हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हाँ, उन्होंने इस बात को तस्लीम किया है कि अमेरिकी पाबंदियों से कुछ माशी मुश्किलात पैदा हो सकती हैं, लेकिन हम उन मुश्किलात पर भी काबू पा लेंगे। जी
देखिए, सबसे अहम चीज़ ये है कि आपने हिंदुस्तान के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के जो सेक्रेटरी थे उनकी बात की कि हिंदुस्तान की तरफ से ऐसे बयान सामने आते हैं, लेकिन सबसे अहम चीज़ ये है कि जो हिंदुस्तान की तरफ से बयान सामने आते हैं वो क्लियर नहीं होते हैं। एक तरफ आप ये कहते हैं कि हम उनकी बातों को नहीं मान रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जो खबरें आती हैं उसमें यह माना जाता है कि आप उनकी बातों को पूरी तरह मान रहे हैं। तो आप कहीं ना कहीं हिंदुस्तान की जो आवाम है उसको धोखे में रखने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं दूसरी चीज़ आपने बोली, जिस तरह से ट्रम्प का ये कहना है कि अगर हिंदुस्तान रशिया से तेल लेना बंद कर देगा तो फिर यूक्रेन युद्ध रुक जाएगा, लेकिन वही ट्रम्प हैं जिन्होंने एक बार ये भी कहा था कि अब जो है गाज़ा में युद्ध नहीं होगा, क्या बोलते हैं, इजराइल गाज़ा जो है वो सीज़ फायर हो गया, लेकिन हम देख रहे हैं कि रोज़ कुछ ना कुछ वहाँ पे हो रहा है। रोज़ जो है लोगों की मौतें हो रही वहाँ पे, लोग जो हैं अपनी चीज़ों के लिए परेशान हैं, वहाँ पे चीज़ें नहीं पहुँचाई जा रही, तो उसका जवाब कौन देगा। वहीं दूसरी चीज़ ये कि हिंदुस्तान के जो प्रधानमंत्री हमारे हैं उनकी तरफ से जो आपने बात की कि वो समझ नहीं पाते हैं, तो उनके साथ ट्रांसलेटर्स किस लिए जाते हैं, उनको समझाना चाहिए। लेकिन रीज़न ये है कि आप समझने की कोशिश ही नहीं करते हैं, क्योंकि आपका जो कैमरा है वो कहीं ना कहीं उससे आपका एंगल ख़राब हो जाएगा, जिसकी वजह से आपकी अच्छी तस्वीर नहीं आ पाएगी। दूसरी चीज़ ये है कि हम देख रहे हैं कि आजकल हिंदुस्तान में बहुत सारे बयान दिए जा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें की जा रही हैं अमेरिका से रिलेटेड, और बीजेपी की तरफ से इस तरह के बयान बहुत कम आते हैं। हम देखते हैं कि अपोजिशन ने बहुत बड़ी बड़ी बातें की हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो ट्रम्प से डरते हैं, ये होता है वो होता है, लेकिन अभी तक मोदी देश के प्रधानमंत्री की तरफ से कोई भी बयान सामने नहीं आया। और मुझे ये उम्मीद है, मैं आज ये आपको बोल रहा हूँ कि अभी बिहार में चुनाव हैं, बिहार में उनकी आई थिंक 12 या 22 कुछ रैलियाँ होनी हैं, जिसमें आप देखिएगा वो ट्रम्प को वहाँ से जवाब देंगे। और उसके बाद हमारे देश का जो एक मीडिया है, जो कुछ चंद लोग हैं जो उनको किस तरह से बढ़ा चढ़ा कर दिखाएं और कहेंगे कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रम्प को जवाब दिया है। जवाब देना है तो आप यहाँ से बैठ के दीजिए। आपने अभी दीपावली पे उनका कॉल आया था, आपने उनसे बात की थी, आपने क्या बात की उनसे ये भी सामने नहीं आया है। कम से कम एतराज़ तो करते। बिल्कुल, और आपने सिर्फ ये कहा कि उन्होंने हमें दीपावली की शुभकामनाएं दी थी और हमने भी उनको जो है क्या बोलते दीपावली की जवाबी मुबारकबाद दी। लेकिन जो मेन मुद्दे हैं जिनको लेकर के ट्रम्प अभी तक बोलते आ रहे हैं, हमारे देश में जो बीजेपी के लोग हैं वो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, ट्रम्प झूठ बोल रहे हैं, लेकिन जब देश के प्रधानमंत्री उनसे बात करते तो इस पर कोई चर्चा ही नहीं होती है। बिल्कुल, आपने सही खबर है नाज़रीन। मुत्तहिदा अरब इमारात की तरफ लिए चलते हैं। मुत्तहिदा अरब इमारात, आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि किस तरह वहाँ पर ज़ीरो क्राइम रेट है, और वहाँ पर ना हिंदू देखा जाता है, ना मुसलमान देखा जाता है, ना सिख ना ईसाई, बल्कि सबको मसावी मौक़े दिए जाते हैं और सब खुशहाल ज़िंदगी गुजारते हैं, ना जहर फैलाते हैं, ना ही अगर कोई जहर फैलाने की कोशिश करता है तो उसे डिपोर्ट कर दिया जाता है, यानी हिंदू मुस्लिम करता है या फिर फ़िरका परस्ती का रोना रोता है। हिंदुओं की कसीर आबादी वहाँ पर आबाद है। और आपको ये बता दूँ कि मशरिक़ वस्ता की सबसे बड़ी मंदिर जो है अबू धाबी में तामीर की गई है। ये वहाँ की दरिया दिली है, ये वहाँ की इंसानियत है। लेकिन यहाँ आपको बता दूँ कि अब मशरिक़ वस्ता से लेकर अमेरिका हो या ख़तर, ख़ास तौर पर आप देखेंगे कि अल जज़ीरा में ऐसी रिपोर्ट्स मंजर आम पर आ रही है जिसमें उत्तर प्रदेश में और मुल्क के दीगर मुकामात पर, यानी ऐसी रियासतों में जहाँ पर बीजेपी हुकूमतें हैं, वहाँ पर मुसलमानों के मकानात पर बुलडोज़र चलाए जाने के वाक़यात बयान किए जा रहे हैं, कहानियाँ सुनाई जा रही हैं, स्टोरीज़ बताई जा रही हैं, रिपोर्ट से शाये की जा रही हैं। और ये बताया जा रहा है कि हिंदुस्तान में किस तरह नरेंद्र मोदी की हुकूमत में और बीजेपी हुकूमत में मुसलमानों को सताया जा रहा है, डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, उनके खिलाफ झूठे मुकदमात दायर करते हुए उनके मकानात को, उनके बस्तियों को मिसमार किया जा रहा है, बुलडोज़र उनके मकानात पर चलाया जा रहा है, मसाजिद को मंदिरों में तब्दील करने की साजिशों पर बड़ी तेज़ी से अमल हो रहा है और हुकूमतों की सरपरस्ती में ये काम हो रहा है। इस तरह की रिपोर्ट्स अल जज़ीरा में भी शाये हो चुकी हैं। अरबी जो ममालिक हैं या इस्लामी ममालिक हैं उनके अखबारात में भी इस तरह की खबरों को नुमाया अहमियत दी जा रही है। हाँ, हम मुत्तहिदा अरब इमारात की बात कर रहे हैं तो आपको बता दूं कि वहाँ पर हर किसी को मौक़े हासिल है। ख़ास तौर पर आप देखेंगे कि केरला के जो मुस्लिम गैर मुस्लिम हैं तमाम के तमाम वो, और गुजरात और महाराष्ट्र के जो हैं वो तमाम के तमाम गोल्ड से लेकर तमाम यानी अशिया या मसनूआत की तिजारत में मसरूफ़ है। तो लेकिन अब वहाँ से ये खबर आई है कि खुशनसीब को 100 मिलियन दिरहम का यानी उसने लॉटरी जीती है और उसका अभी नाम का ऐलान नहीं किया गया है। सिर्फ इतना एक वीडियो बताया गया है कि वो कह रहा है कि ओ मेरे खुदा। तो बहरहाल आप अंदाज़ा कीजिए कि वो कौन हो सकता है, क्या हो सकता है, हम आपको बताएंगे। लेकिन जहाँ तक दरहम की कदर का सवाल है, 1 रुपये के बराबर यानी रुपये के कदर दरहम के मुकाबले, तो आपको बता दें कि 24 जो रुपये हिंदुस्तानी एक दरहम के मसावी हो गया है। तो बहरहाल इसी के साथ हम अपना प्रोग्राम ब्रेकिंग न्यूज़ इख्तिताम को पहुँचा
चाहते हैं। अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी अशर यासिर को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।